वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू फ्रॉम MDM हायर एजुकेशन कॉलेज। तो लास्ट क्लास हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट का यूनिट थर्ड का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज उसी का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि जो हार्मोनिक मोशन होता है या ऑसिलेटरी मोशन। उससे पहले की बात करें, मैंने सारी कैटेगरी बताई थी आपको कि दोलनीय गति यानी कि ऑसिलेटरी मोशन का जो स्थितिज ऊर्जा ग्राफ है यानी पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है, वो कैसे बनता है और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सारा आज अपने डिस्कस करना है। और यहीं से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा कि फोर्स की इक्वेशन क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन क्या होगी, यानी कि बल का समीकरण और स्थितिज ऊर्जा जो होती है कण की, उसका समीकरण क्या होगा वो आज हम ड्राइव करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने डायग्राम है, आपको पहले इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है क्योंकि ये डायग्राम हमारा ग्राफ है। ये ग्राफ है कण की स्थितिज ऊर्जा विस्थापन वक्र, यानी कि जो पार्टिकल है जिसका मोशन हो रहा है, कौन सा मोशन हो रहा है, ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, दोलनीय गति हो रही है, उसका पोटेंशियल ग्राफ है। और ये जो है ये ग्राफ हम डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियल वेल में। पहले हेडिंग समझते हैं। हेडिंग क्या हमारे आज की, स्वैच्छिक विभव कूप में दोलनीय गति, ऑसिलेटरी मोशन इन पोटेंशियल वेल। वेल को कहते हैं कूप, और वैसे हिंदी में आम भाषा में बोलते थे कुआं, यानी कुआं है, यानी कि इसका जो ग्राफ है ना हमें कुएं की तरह लेंगे, यानी कि कण इससे बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, अभी तो आपको इस ग्राफ में कुआं नहीं दिख रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको सब इसको समझ आ जाएगा। तो एक ग्राफ बनाया है किसके बीच में, स्थितिज ऊर्जा U और विस्थापन x के बीच में, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ बनाया। अब इस ग्राफ को अपने मैच कराते हैं किसी डायग्राम से। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पेंडुलम है, मैं छोटा सा पेंडुलम बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे हैंग हुआ पड़ा। ओके, इस पेंडुलम को हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, मान लो यहाँ कर दिया, तो इसमें क्या होगा, इस टाइप से मोशन होएगा। और ये मोशन कौन सा होएगा, ऑसिलेटरी मोशन होएगा। कल की क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि ये मोशन कौन सा होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है। आपको पता ही होगा कि ये मोशन जब चलता जाएगा तो थोड़े टाइम बाद यहाँ पे आके रुक जाता है। ठीक है, और इस डिस्प्लेसमेंट में आपको ये भी पता है कि जब इसको स्टार्ट करते हैं तो ये पार्टिकल पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ से वापस जाएगा और यहाँ आके थोड़ी सी देर के लिए रुक जाएगा। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अगर पार्टिकल रुक जाता है तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है। यहाँ पे जब पार्टिकल आता है तो वो मैक्सिमम स्पीड पे होता है, यानी अधिकतम वेग पे होता है, और यहाँ पे हम बोलते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे के मिनिमम है, के यहाँ पे क्या है, मिनिमम है, और PE यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। इधर इस पॉइंट पे KE मैक्सिमम है और PE मिनिमम है। ओके, अब इस डायग्राम को ग्राफ में देखते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ है। ये जो पॉइंट है ना, ये हमारा P पॉइंट है, ये वाला। आपको पता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। U स्टैंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। P पॉइंट पे और R पॉइंट पे स्थितिज ऊर्जा क्या है, मिनिमम है। इसके बाद आपको A पॉइंट, B पॉइंट, Q पॉइंट और R पॉइंट डिस्कस करने, ये कहाँ पर है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये पॉइंट आपको मिलेंगे तब कि एक बार ये अपने इमेजिनेशन करते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, हमने कुछ ऐसा दिया है, ये हमारा पेंडुलम हो गया, लोलक हो गया, और इसको हमने करीब 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 यहाँ तक लेकर आ गए, और थोड़ा सा इधर, हल्का सा इधर थोड़ा सा लेफ्ट करके राइट साइड में डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। ठीक है ना, मान लो ये अपने पास रिजिड हो, यानी कि स्ट्रॉन्ग हो, बल्कि सॉलिड हो, ये रिजिड हो, तो उस केस में क्या होगा, इसका मोशन कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको कि ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, फिर ये यहाँ तक आ गया, फिर ये वापस ऐसे जा रहा है, फिर ये इधर वापस आ रहा है। तो इस केस में देखते हैं क्या क्या चीज़ अपने को मिल रही है। ये जो पॉइंट है ना और ये जो पॉइंट है,
हम ये मान सकते हैं कि इस पॉइंट पे पार्टिकल थोड़ी सी देर के लिए रुक गया और इस पॉइंट पे पार्टिकल सबसे मैक्सिमम स्पीड पे होता है अपनी, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा गति होती है, सॉरी यहाँ पे गति सबसे ज़्यादा होती है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 होती है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं पार्टिकल रुक गया। अगर यहाँ पार्टिकल रुक गया तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हमें पता है पार्टिकल थोड़ी देर में राउंड लेके थोड़ी देर में ऑसिलेट होने के बाद इधर रुक जाएगा, तो इसको पॉइंट को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इस डायग्राम में ये पॉइंट आपका P है और ये पॉइंट आपका Q है। तो मैं आपको दिखाया तो P पॉइंट पे क्या होगा, P पॉइंट पे होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल को बोलते हैं स्थायी और इक्विलिब्रियम को बोलते हैं साम्यावस्था, ठीक है। यहाँ पर है अस्थायी साम्यावस्था, ठीक है ना। यहाँ पे अस्थायी साम्यावस्था क्यों है, क्योंकि डायग्राम आपको दिख रहा है कि अगर मान लो कण को थोड़ा सा लेफ्ट या राइट कर दिया ना तो ये अपने आप ही नीचे आ जाएगा। इधर भी वही चीज़ है, अगर कण को थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर दिया आपने तो ये अपने आप ही नीचे आ जाएगा, आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये पॉइंट होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी यहाँ अगर बिल्कुल बीच में है तब तो कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो गया ना तो ये अपने आप इमोशन करने लगेगा, इसलिए इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे थोड़ी देर में आके स्टेबल हो ही जाना है तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और बाकी जो पोजीशन है वो हमारे पास अनस्टेबल है, वो बाकी के जहाँ कोई भी पॉइंट कंसिडर करोगे वो हमारे पास क्या होएगा, अनस्टेबल होएगा। ये जो पॉइंट आपके पास, ये पॉइंट आपके ए और बी है, जैसे इस डायग्राम में आपको देख रहे हैं। इस ए और बी पॉइंट पे क्या खास बात होगी मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। इस पॉइंट पे ये और बी यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इस ग्राफ की थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले ग्राफ आप देख रहे हो कंटिन्यू है, सतत है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये संरक्षी बल के क्षेत्र में आता है। इस पर जो बल लग रहा है वो कौन सा होता है, संरक्षी होता है, कंजर्वेशन होता है। तो इस केस में अगर कंजर्वेशन फोर्स है तो हमारी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, U इक्वल टू होती है U x, y, z। इसका मतलब क्या होता है, U x y z के लिए क्या सतत है, यानी कि ये कंटिन्यू है, ग्राफ बीच में कहीं से टूटेगा नहीं। दूसरी चीज़ आपको पता ही है, अगर फोर्स निकालना है, बल निकालना है तो हम क्या करते हैं, U का डेल लेते हैं या ग्रेडियंट ले लेते हैं नेगेटिव साइन लगा के। डेल माने क्या होता है, ग्रेडियंट, यानी कि यहाँ पे डेल लगाने पे हमारे पास क्या आ जाता है, फोर्स आ जाता है। और आपको डेल की वैल्यू पता होगी, डेल की वैल्यू होती है डेल ओवर डेल एक्स आई कैप, डेल ओवर डेल वाई जे कैप और डेल ओवर डेल जेड के कैप होती है। यू यहाँ पे स्केलर वैल्यू है और डेल यहाँ पे वेक्टर वैल्यू है, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वेक्टर वैल्यू मिलेगी। और एज वी नो फोर्स भी क्या होता है, वेक्टर वैल्यू ही होती है। यहाँ पे नेगेटिव साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव क्यों आ रहा है आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। अब डेल का मतलब होता है हमने इसका एक तरीके से ग्रेडियंट ले लिया और सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो अवकलन कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। और अगर इस ग्राफ में ध्यान से देखें, इस P पॉइंट से थोड़ा सा अपने राइट में जाते हैं, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पे अगर आप स्लोप निकालते हो, क्या निकालते हो, स्लोप या प्रवणता निकालते हो, तो वो प्रवणता या वो स्लोप भी क्या होता है, ग्रेडियंट ही होता है। और इसका मतलब इस स्लोप की वैल्यू जो होगी या इस प्रवणता की या ढाल की जो वैल्यू होगी वो हमें क्या देगी, फोर्स देगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या होगी, डेल यू ओवर डेल एक्स होगी। इस स्लोप की वैल्यू क्या होगी, डेल ओवर डेल एक्स होगी। ये आपको पता ही है, ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा। अब ध्यान से देखें तो स्लोप है ना, ये कुछ ऐसे जा रहा है और थोड़ा सा आगे बढ़ाए तो ये एंगल हमारे पास कुछ भी हो, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि ये एंगल पॉजिटिव रहेगा। ये एंगल क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर एंगल पॉजिटिव है तो इसका मतलब डेल यू ओवर डेल एक्स भी क्या होएगा, पॉजिटिव होएगा। यानी कि यहाँ तक हर जगह डेल यू ओवर डेल एक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। आगे भी डेल यू ओवर डेल एक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अगर डेल यू ओवर डेल एक्स पॉजिटिव है तो सिंपल लाइन में देख लेते हैं इसको। ये तो 3D में बात कर रहा हूँ, अगर 1D की बात करें
एक वीमिया की बात करें तो हमारे पास एफ की वैल्यू क्या बनेगी, वो बन जाएगी माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ ओनली, तो हमारे पास एफ की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव डेल यू ओवर डेल एक्स आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर डेल यू ओवर डेल एक्स पॉजिटिव है और ये वैल्यू आप यहाँ रख रहे हो पॉजिटिव, तो हमें एफ क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। और एफ नेगेटिव मिल गया, इसका मतलब ये फोर्स क्या है, ये बैक फोर्स है, पीछे की तरफ लग रही है फोर्स, यानी कि कण को वापस इधर ही आना पड़ेगा जहाँ से चला था। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास कण थोड़ा सा भी इधर चला गया तो एक फोर्स इसको वापस उधर लाने की कोशिश करेगी जहाँ पे वो था, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि कण हमारे पास अगर इधर जाता है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो इसलिए यहाँ पे डेल ओवर डेल एक्स तो पॉजिटिव है, बट एफ हमारा यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। बी पॉइंट पे आप ध्यान से देखो तो ये स्लोप अपने को मैक्सिमम मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसके बाद ए पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ए पॉइंट में क्या होगा, अगर आप कोई भी एरिया लेते हो, मान लो ये लेते हो छोटा सा पार्ट, तो इस पे देखते हैं कि ये हमारे पास जो एंगल बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है 90 डिग्री से ग्रेटर, और 90 डिग्री से ग्रेटर है तो इसका सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब यहाँ हर जगह अपने को डेल यू ओवर डेल एक्स जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, हर जगह नेगेटिव है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर डेल यू ओवर डेल एक्स नेगेटिव है तो इस फॉर्मूले से फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास कण को थोड़ा सा भी लेफ्ट में लेके गए ना तो फोर्स लगेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी बल लगेगा एक्स की धनात्मक दिशा में। तो इधर तो बल लग रहा है धनात्मक दिशा में, इधर बल लग रहा है ऋणात्मक दिशा में। इधर डेल यू ओवर डेल एक्स आ रहा है पॉजिटिव लेकिन एफ आ रहा है नेगेटिव, इधर डेल यू ओवर डेल एक्स आ रहा है नेगेटिव लेकिन एफ आ रहा है पॉजिटिव। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये आपको ग्राफ समझाना है। इसके बाद पी से थोड़ा सा लेफ्ट राइट क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कहाँ ज़्यादा होती है, कहाँ कम होती है, ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं वेल के ऊपर, कूप के ऊपर। अभी तक आपको कूप तो दिखाई दिया नहीं, इसमें कूप दिखाते हैं आपको। कि मान लेते हैं, अब हम एक कल्पना करते हैं कि जो हमारा पेंडुलम है उसका मोशन कुछ इस तरीके से है। ये हमने एक मोशन बना दिया पेंडुलम का। ये पेंडुलम इस तरीके से ऑसिलेट हो रहा है, और इस केस में ध्यान से देखो, हमें इतना कंफर्म है कि ये पेंडुलम कभी भी ना ऊपर नहीं जाएगा, ये इधर से इधर तक घूमता रहेगा। अब यानी कि इसका जो मोशन हो रहा है वो हम ये मान सकते हैं कूप में है, एक कुएं में है, ये कुएं से बाहर नहीं निकल सकता। जैसे कोई चीज़ कुएं में गिर जाती है बाहर नहीं निकलती, वैसे ये पेंडुलम भी, इसका ऑसिलेशन भी इसी के अंदर रहेगा, बाहर नहीं निकलने वाला। अब इसका मतलब ये हो गया कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं अपना टॉपिक, वो डिस्कस सिर्फ ए से बी तक कर रहे हैं, यानी हमारा जो हेडिंग है पोटेंशियल वेल वो सिर्फ ए से बी तक है। मैं थोड़ा इसको डार्क कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा दिखाई दे। सिर्फ हम इतना बात डिस्कस कर रहे हैं। ये हो गया हमारे लिए कोप यानी कि वेल, और ये वेल किसका है, पोटेंशियल वेल का है, इसमें हम स्टडी करेंगे इसकी। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था लास्ट क्लास में कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है, रेखीय होता है। लेकिन अभी यहाँ पे आप बिल्कुल नहीं बोलोगे कि ये SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि ये लीनियर नहीं है, ये कर्वी है। तो ये SHM कब बनेगा ये आप जानते ही हो, जब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेरी लो होता है, यानी विस्थापन क्या होता है, बहुत ही कम होता है, तब ये बनता है हमारे पास SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि सरल आवर्त गति। तो फिलहाल SHM कब आएगा मैं आपको बता दूंगा। SHM के लिए आपको कंडीशन पता ही है। इसके बाद हम समीकरण निकालते हैं कि U यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, और फोर्स यानी कि बल, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले U इतना तो कंफर्म है कि x, y, z पे डिपेंड कर रहा है, जैसा कि वहाँ पे राइट किया था मैंने। और अगर 1D की बात करें, एक भी में की बात करें, तो हम ये मान सकते हैं U किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। U की वैल्यू क्या होगी वो हम एक बार लिखेंगे टेलर सीरीज एक्सप्रेशन थ्योरम से। ये मैथ्स में एक थ्योरम है जिसमें आप किसी भी फंक्शन को डेरिवेटिव के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो।
यहाँ पे ये 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है और ये एंड सो ऑन आगे चलता ही रहेगा। आगे 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव भी लिख देते हैं। चलो डेल क्यूब यू ओवर डेल एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस एक्स नोट होल क्यूब ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस डेट डैश। ठीक है ना। अब ये जो इक्वेशन है हम डिस्कस करेंगे पी पॉइंट पे। ठीक है ना, एट पॉइंट पी पॉइंट पे अब आपको क्या क्या दिख रहा है वो देख लेते हैं। पी पॉइंट पे हमें इतना पता है कि जो स्लोप है वो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। स्लोप अगर पैरेलल है तो हम ये कहते हैं कि मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है। जब भी स्लोप पैरेलल होता है तो हमारे पास दो रिजल्ट आते हैं, मिनिमा या मैक्सिमा का। तो ये मिनिमम वैल्यू है, इसका मतलब ये मान सकते हैं कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो तो हो जाएगा ज़ीरो। ये कंडीशन आप जानते ही हो कि जब हम स्लोप निकालते हैं, मिनिमम मैक्सिमम निकालते हैं, तो स्लोप क्या लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल लेते हैं, जीरो के इक्वल लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया जीरो के इक्वल। बाकी वैल्यू को देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या आ रही है। यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यू एक्स नोट, ये सारा पार्ट जीरो हो गया। इसके बाद डेल स्केयर यू ओवर डेल एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस एक्स नोट होल स्केयर बाय फैक्टोरियल 2। ओके, अब ये मिनिमम वैल्यू है तो आपको पता ही है कि मिनिमम पे जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेना नेसेसरी है, ये ध्यान रखनी है आपको। इसके आगे की डेरिवेटिव भी देख लेते हैं। ठीक है ना, ये इस तरीके से आगे चलता रहेगा। अब फोर्स स्टडी, एक बार हम ये मान लेते हैं कि जो इस पॉइंट पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है वो क्या है, मिनिमम है। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एक बार मान लेते हैं ज़ीरो है। तो अगर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जीरो है किस पॉइंट पे, एक्स नॉट पॉइंट पे, तो हम कह सकते हैं कि ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिल रही है, मिनिमम मिल रही है। इसमें एक काम और कर सकते हैं हम कि मान लेते हैं ये जो एक्स नॉट पॉइंट है ना, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है और ये हमारा मूल बिंदु पे है, ओरिजिन पे है। हम ये मान लेते हैं कि ग्राफ है ना एक्स नोट से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये जो आप देख रहे हो वाई एक्सिस, ये मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो एक्स नोट की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, जीरो ले रहे हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है, साफ साफ दिख रहा है पी पॉइंट पे मिनिमम है, इसको एक बार जीरो ले रहे हैं। और दूसरी चीज़ एक्स नोट पॉइंट है उसको भी जीरो मान के चल रहे हैं। एक बार ये मान के चल रहे हैं कि एक्स नोट पॉइंट आगे नहीं है, मूल बिंदु पे है, ओरिजिन पे है। तो इस केस में क्या क्या हो जाएगा, ये पार्ट जीरो हो जाएगा और ये एक्स नोट जीरो हो जाएगा, ये एक्स नोट भी जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी जो बच गया वो लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेल स्केयर यू ओवर डेल एक्स स्केयर, और ये सारी वैल्यू चीज़ ध्यान रखनी है एक्स नोट पॉइंट पे। साथ में यहाँ पे एक्स नोट जीरो हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स बाई टू आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जीरो हो गया तो यहाँ बन जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। और यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है फोर्स। तो उसके लिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने देखते हैं इसके बाद क्या डेरिवेशन है। तो आगे देखते हैं, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आ चुकी है। इसके बाद आगे कैलकुलेशन में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। चलो यहाँ कर लेते हैं। एक बार हम इसमें ये मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास टर्म है, क्योंकि इसमें एक्स नोट वैल्यू तो आप रखोगे, तो इसको एक बार मान लेते हैं ये के है, और इस टर्म को मान लेते हैं कि ये के डैश है या के वन मान सकते हो आप। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, यू एक्स इक्वल्स टू 1/2 के एक्स स्क्वेयर प्लस फैक्टोरियल 3 जो होता है वो कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6 के 1 एक्स क्यूब।
आगे की टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि नेग्लिजिबल है, वो नगण्य है, क्योंकि आगे क्या आ रहे हैं, हायर टर्म्स आ रही हैं, वो आप छोड़ सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपको फोर्स निकालनी है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि हमें डेरिवेटिव करना है इसका एफ का, और 1D के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि आप डेरिवेटिव कर दो इसका, तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी नेगेटिव डेल यू ओवर डेल एक्स, यानी इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास के तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव में क्या होएगा, 2 आगे आ जाएगा तो 2 से 2 कट हो जाएगा, ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा माइनस के एक्स, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा -1/2 k1x², ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है पोटेंशियल एनर्जी की और फोर्स की, लेकिन ये अभी ऑसिलेटरी मोशन के लिए है, दोलनीय गति के लिए है। अगर हम बात करते हैं एसएचएम की, तो एसएचएम में क्या होता है, एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल होता है, यानी एक्स क्या होता है, स्मॉल होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट काफ़ी स्मॉल है तो हम ये टर्म को नेगलेक्ट मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी 1/2 kx² और f की वैल्यू आ जाएगी -kx। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब यहाँ पे जो k है हमारे पास, उसको एक कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको पीरियोडिक कांस्टेंट बोल देते हैं कभी कभी। तो आगे के जितने भी डेरिवेशन होंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे आप लगाओगे 1/2 kx², और जहाँ पे भी आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे लगाओगे आप माइनस का kx। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये है एसएचएम के लिए और ये रिजल्ट है ऑसिलेटरी मोशन के लिए। तो ये हमारा है एसएचएम मोशन इन पोटेंशियल वेल, यानी कि विभव कूप में सरल आवर्त गति, और ये हमारे पास है विभव कूप में दोलनीय गति, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन इन पोटेंशियल वेल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि इसकी इक्वेशंस क्या क्या बनेंगी, मोशन की इक्वेशन क्या बनेगी, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बनेगी, फोर्स की क्या बनेगी, फोर्स की जैसे हमने निकाल दी है, और भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सारी एनर्जी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, लाइक तो जरूर करना है आपको, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। थैंक यू।